हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ का 20th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 112 टॉपिक हम प्रीवियस 19 सेशन में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे ग्लोबल मीथेन प्लेस के बारे में, देन हम चर्चा करेंगे रॉकेट LB-M3-M2 मिशन के बारे में। अभी एक साउथ में कन्नड़ मूवी कंटारा रिलीज हुई, जिसमें भूत कोला रिचुअल्स के बारे में बात की गई, तो जानेंगे भूत कोला रिचुअल्स के बारे में। किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, जिसको हम कार टी सेल थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, चर्चा करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा अभी हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल चर्चा में रही, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा बासमती राइस के अभी 5 न्यू वेराइटीज ऑफ सीड्स को लॉन्च किया गया है, तो जानेंगे बासमती राइस के उन 5 न्यू वेराइटी सीड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये क्वेश्चन ग्लोबल मीथेन प्लेस से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है उसको UNFCCC की COP26, जो कि अभी हाल ही में ग्लासगो यूके में आयोजित हुआ, उसके अंतर्गत इसको अनाउंस किया गया था। सेकंड में कहा गया है कि ये पैक्ट है बिटवीन USA एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में, जो कि टारगेट करता है 30% ऑफ ग्लोबल मीथेन एमिशन को रिड्यूस करना बेस्ड ऑन 2005 के लेवल से 2030 तक। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया के द्वारा भी इस प्लेज को साइन किया गया है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये जो अनाउंस किया गया था UNFCCC के COP26, जो कि ग्लासगो यूके में आयोजित किया गया था, उसके अंतर्गत, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये पैक्ट है बिटवीन US और यूरोपियन यूनियन के बीच में, जो कि टारगेट करता है एटलीस्ट 30% ऑफ ग्लोबल मीथेन एमिशंस को रिड्यूस करने का 2005 के लेवल से 2030 तक। तो इसमें जो 2005 के लेवल की बात की गई है वो 2020 के लेवल से 2030 तक मीथेन का रिडक्शन करना है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको इंडिया के द्वारा भी साइन किया गया है, तो भारत ने अपने रूरल इकोनॉमी के कंसर्न्स को देखते हुए इस प्लेज को साइन नहीं किया गया है। तो इसमें ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। इसके कारण से इसका जो आंसर हो जाएगा C1 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने ग्लोबल मीथेन प्लेज को ज्वाइन किया है। ग्लोबल मीथेन प्लेज लॉन्च हुआ था COP26 2021 में। एक तरीके का कैटेलाइज एक्शन है टू रिड्यूस मीथेन एमिशंस को कम करने का। इसके अलावा इसको लीड किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के द्वारा। इसकी जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं, 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर 45% ऑफ ग्लोबल ह्यूमन कॉस्ट मीथेन एमिशंस के लिए। इसमें जो मेंबर ने कलेक्टिवली रिड्यूस करने का कमिट किया है कि वे एटलीस्ट 30% रिड्यूस करेंगे 2030 तक 2020 के लेवल से। इसके अलावा इंडिया ने अपने रूरल इकोनॉमी, जो कि लाइव स्टॉक फार्मिंग पर बेस्ड है, उसके कंसर्न्स को देखते हुए इसको भारत के द्वारा साइन नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर हम इसको अपना लेंगे तो 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम कम कर सकेंगे 2040 तक। और अगर हम बात करें अभी वर्ल्ड के टेम्परेचर की, तो जो हमारी अर्थ है वह 1.2 डिग्री सेल्सियस हॉट हो चुकी है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से। इसके अलावा अगर हम मीथेन गैस की बात करें, तो मीथेन एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन शामिल होते हैं। ये एक फ्लेमेबल गैस है, जो कि फ्यूल की तरह यूज की जाती है वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें तो मीथेन एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस भी है। लगभग इसका 40% जो मीथेन है वो इमिट होती है नेचुरल सोर्सेज से, जबकि 60% ये ह्यूमन इन्फ्लुएंस सोर्सेज से आती है, जिसमें शामिल है आपकी लाइव स्टॉक फार्मिंग, राइस एग्रीकल्चर, साथ ही साथ बायोमास बर्निंग। इसके अलावा इस जो प्लेस किया गया है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो मीथेन का 80 to 85% ज़्यादा पोटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग को इम्पैक्ट करने के लिए, जिसके कारण अगर हम ग्लोबल मीथेन प्लेस के जो टारगेट्स को अगर फुलफिल कर पाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन ग्लोबल मीथेन प्लेस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक रॉकेट LB-M3-M2 मिशन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो LB-M3-M2 मिशन है ये फर्स्ट डेडिकेटेड कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसके ये 3 स्टेजेस हैं। लॉन्च व्हीकल है, जो कि कंसिस्ट करता है सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स को, सेकेंड पर कोर लिक्विड स्टेज और क्रायोजेनिक अपर स्टेज को।
थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वह 8 टन लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा 4 टन है वह जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक इसको पहुंचा सकता है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो LB-M3-M2 मिशन है वह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का फर्स्ट डेडिकेटेड कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये 3 स्टेजेस हैं इसकी, जिसमें एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगा हुआ है, सेकेंड स्टेज पे कोर लिक्विड स्टेजेस हैं और थर्ड स्टेज पे क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी की, तो ये 8 टन लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा 4 टन ये जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक ये प्लेस कर सकता है सैटेलाइट को, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा D1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी जो इसरो के हैवीएस्ट रॉकेट जो कि LB-M3-M2 के रूप में जाना जाता है, इसने अभी 36 सैटेलाइट्स को जो कि वनवेव की थी उनको ऑर्बिट में पहुंचाया। इसके अलावा LB-M3-M2 मिशन के बारे में अगर बात करें तो ये फर्स्ट डेडिकेटेड कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है, जो कि इनेबल करती है इंडियन इंडस्ट्रीज को कि वह हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। इसके अलावा ये इमर्ज करती है जो ग्लोबल कॉमर्शियल जो स्मॉल सैटेलाइट जो व्हीकल्स हैं उनको कैटर करने के लिए। ये इस तरीके के मिशन जिसमें इसरो के द्वारा 36 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुंचाया गया, ये इस तरीके के जो मिशन हैं वह इसरो की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज़ को दर्शाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसरो की बात करें करेंटली, तो इसरो 2% ऑफ ग्लोबल कॉमर्शियल स्पेस सेक्टर मार्केट को होल्ड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें LB-M3-M2 रॉकेट के बारे में, तो ये एक लॉन्च व्हीकल है जो कि जिसको अर्लियर हम जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मैक 3 यानी कि GSLV मैक 3 के नाम से जानते थे। ये एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जो कि कंसिस्ट करता है सॉलिड रॉकेट बूस्टर, कोर लिक्विड स्टेजेस और जो अपर स्टेज में इसके क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। इसके अलावा इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वह है 8 टन ये पहुंचा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में। इसके अलावा जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में ये 4 टन का सैटेलाइट्स लेकर जा सकता है। ये इसरो का सेकेंड रॉकेट है जो कि PSLV के बाद एक तरीके से ग्लोबल कॉमर्शियल मार्केट में उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा 4 सक्सेसफुल मिशन इसके द्वारा किए गए थे, जैसे कि चंद्रयान 2 भी उसमें शामिल था। इसके अलावा ये यूज किया जाएगा जो आगे आने वाले मिशन है, जैसे कि गगनयान जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है चंद्रयान 3 में, और आदित्य L1 मिशन जो हम भेजने वाले हैं उसमें भी इसका यूज किया जाएगा। इसके अलावा अन्य देशों के अगर हम रॉकेट की बात करें जो हैवीएस्ट रॉकेट है, एक एरियाने 5 ये यूरोप का हैवीएस्ट रॉकेट है। इसके अलावा लॉन्ग मार्च वो है चाइना का हैवीएस्ट रॉकेट। जो फाल्कन है वह स्पेस एक्स के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा ये नासा के पास भी इसी तरीके का एक हैवी स्पेस रॉकेट है। तो ये हमने बात की LB-M3-M2 मिशन के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भूत कोला रिचुअल से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये एक एनुअल रिचुअल परफॉर्मेंस है जिसमें लोकल जो स्पिरिट्स और जो डाइटीज होते हैं उनकी वर्शिप की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये यूजुअली परफॉर्म किया जाता है स्मॉल लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा इन रूरल एरिया में। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो यक्षगान जो फोक है वो थिएटर इन्फ्लुएंस्ड है इससे, यानी कि भूतकोला रिचुअल से। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसमें जो रिचुअल्स हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं जिसमें वर्शिप की जाती है लोकल स्पिरिट्स और डाइटीज़ की, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये परफॉर्म किए जाते हैं स्मॉल लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा इन रूरल एरियाज में, तो ये करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो यक्षगान जो कर्नाटक का फोक थिएटर है वो इन्फ्लुएंस्ड है भूतकोला ट्रेडिशन से, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा D1, 2 एंड 3। अभी देख लेते हैं इसके बारे में। अभी एक साउथ में एक कन्नड़ मूवी कंटारा रिलीज हुई जिसमें इस रिचुअल्स के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो भूतकोला रिचुअल्स के बारे में अगर बात करें तो ये एक एनुअल रिचुअल परफॉर्मेंस है जिसमें जो लोकल स्पिरिट जो आत्मा और जो डाइटीज होते हैं उनकी पूजा की जाती है। इसमें ये विश्वास माना जाता है कि जो पर्सन है जो परफॉर्म करता है रिचुअल्स को, वह एक तरीके से टेम्परेरी रूप से वह गॉड बन जाता है।
जिसमें जो गॉड की स्पिरिट है उस व्यक्ति के अंतर्गत आ जाती है। इसके अलावा जो परफॉर्मर है, जो कम्युनिटी में इसकी रेस्पेक्ट की जाती है। इसके अलावा उस पर कम्युनिटी के अंतर्गत उसका डर भी होता है। इसके अलावा ये इसमें बिलीव किया जाता है कि वह जो लोगों की समस्याएं होती हैं, वह व्यक्ति जिसके अंतर्गत वो स्पिरिट आती है, वो बिहाफ ऑफ गॉड उन जो प्रॉब्लम्स का आंसर देता है। इसके अलावा सेवरल जो भूत हैं वो उनको वर्शिप किए जाते हैं। तुलु स्पीकिंग जो बेल्ट है दक्षिण कन्नड़, जो कि उत्तर कन्नड़ और उडुपी डिस्ट्रिक्ट में, ये जो यूजुअली परफॉर्म किया जाता है स्मॉल लोकल कम्युनिटीज़ के अंतर्गत किया जाता है इन रूरल एरियाज़ में। और जो यक्षगान जो कि फोक थिएटर है कर्नाटक का, वो इससे इन्फ्लुएंस्ड है। इसमें ड्रम्स और म्यूजिक का भी इसके अंतर्गत पूजा रिचुअल जब करते हैं तो इनका भी इसमें यूज किया जाता है। तो यह हमने बात की भूत कोला रिचुअल्स के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, जिसको हम कार टी सेल थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में है। इसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो कार टी सेल्स थेरेपी है ये री इंजीनियरिंग करती है बॉडी की जो टी इम्यून सेल्स होती हैं उनको। सेकंड में कहा गया है कि कीमोथेरेपी के विपरीत इसके अंतर्गत जो कार टी सेल में उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पेशेंट को कई बार। थर्ड में कहा गया है कि ये फंडेड किया गया है इसमें कार टी सेल थेरेपी को नेशनल बायोफार्मा मिशंस के अंतर्गत, जो कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल्स के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है जो कार टी सेल थेरेपी है, ये इंटेल्स करती है री इंजीनियरिंग ऑफ द बॉडी का जो टी इम्यून सेल्स होता है उसको। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि कीमोथेरेपी के विपरीत कार्टी सेल में जो पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है मैनी टाइम्स। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। कीमोथेरेपी में ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को ट्रीट करने की कई बार, लेकिन कार्टी सेल में केवल एक बार ही पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि ये फंडेड है नेशनल बायोफार्मा मिशंस के अंतर्गत, जो कि चलाया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी कि बिराक के द्वारा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी 1 और 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी जो कार्टी सेल थेरेपी है वो इंडिजिनियसली डेवलप की गई है बाय द आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा। ये जो फंडेड है ये मिशन वह अंडर नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा चलाया जा रहा है। इसकी जो इंडिजिनियसली जो टेक्नोलॉजी डिजाइन की गई है वह यूएस की जो कार्टी सेल थेरेपी है उससे 1/10 है। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्टी सेल्स थेरेपी की, तो ये इंटेल्स करती है री इंजीनियरिंग ऑफ द बॉडी का जो टी इम्यून सेल्स होता है उनको। और जो टी इम्यून सेल्स की अगर हम बात करें तो एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होता है जो कि अटैक करता है जो फॉरेन जो पैथोजेंस आते हैं बॉडी पर जो अटैक करते हैं उनको, ये उससे ये प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो टी इम्यून सेल्स होते हैं वो उसको किसी जेनेटिक मटेरियल के साथ जोड़ा जाता है और ये जो कैंसर्स के जो सेल होते हैं उनको सिलेक्टिवली उनके द्वारा टारगेट किया जाता है और उनको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है इस टेक्निक के अंतर्गत। इसके अलावा जो टी सेल्स हैं ये पेशेंट्स के ब्लड से लिए जाते हैं और उसको फिर लैब में उस तरीके का चेंज किया जाता है और उसके अंतर्गत जीन को ऐड किया जाता है, जेनेटिक मटेरियल्स को उसके अंतर्गत ऐड किया जाता है और उसमें एक मैन मेड रिसेप्टर तैयार किया जाता है जिसको क्यूमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कहा जाता है। जो क्यूमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स है ये एक प्रोटीन होता है जो कि असिस्ट करता है टी सेल्स को कि वे रिकॉग्नाइज करें, साथ ही साथ अटैच हो जाए स्पेसिफिक प्रोटीन से जो कि कैंसर सेल्स में स्थित है। इसके बाद जो कार्टी सेल रिसेप्टर जो बनता है उसको पेशेंट्स के अंतर्गत फिर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि कैंसर सेल्स हैं उनको अटैक करके उनको डिस्ट्रक्ट करता है। इसके अलावा इसका बेनिफिट ये है कि जो कार्टी सेल थेरेपी है, जो अगर हम एग्जिस्टिंग कैंसर ट्रीटमेंट की बात करें तो वो पेशेंट की एक तरीके से लाइफ को इंक्रीज कर देता है, लेकिन अगर हम कार्टी सेल की थेरेपी की अगर बात करें तो ये एक तरीके से कैंसर्स को पूरी तरीके से क्योर कर देता है। इसके अलावा इसमें जो कीमोथेरेपी के विपरीत अगर हम बात करें तो कार्टी सेल को केवल एक टाइम ट्रीट करना पड़ता है पेशेंट को, जिससे पेशेंट के जो ट्रीटमेंट में कम टाइम लगता है और उसकी जो रिकवरी होती है काफ़ी रैपिड होती है। इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले इसमें ब्लड निकाला जाता है और उससे पेशेंट्स के टी सेल्स लिए जाते हैं और फिर उस टी सेल्स को
लैब में फिर री इंजीनियर्ड किया जाता है, उसके साथ में एक जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर कार-टी सेल जब बन जाता है तो उसको काफ़ी समय तक उसको ग्रो, मिलियंस ऑफ टाइम उसको ग्रो होने दिया जाता है। जब ये लैब में मिलियंस ऑफ टाइम वह ग्रो हो जाते हैं तो फिर इसको इन्फ्यूज किया जाता है पेशेंट्स के अंतर्गत। इसके बाद जो कार-टी सेल्स होती हैं वह अटैच हो जाती हैं कैंसर सेल्स से और उनको डिस्ट्रक्ट करने का ये काम करती हैं। ये कार-टी सेल्स ये कैंसर सेल से अटैच हो जाती हैं और फिर ये जो कैंसर सेल्स हैं उनको रिड्यूस करके एक तरीके से उनको डिस्ट्रक्ट करने का इनके द्वारा काम किया जाता है। इसके अलावा अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो कि प्रमोट करता है और साथ ही साथ एक्सेलरेट करता है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित इंडिया के अंतर्गत जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको प्रमोट करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। अगर हम बिराक की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 8 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में, जो कि सेटअप की गई है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ये जो इंटरफेस एजेंसी के रूप में काम करती है, साथ ही साथ ये एम्पावर करती है बायोटेक इंटरप्राइजेस को, उनके लिए स्ट्रेटजीज और रिसर्च एंड इनोवेशंस को प्रमोट किया जाता है इसके द्वारा। साथ ही साथ नेशनली जो रेलिवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, जो डेवलपमेंट नीड्स हैं, उनको एड्रेस करने का भी इसके द्वारा काम किया जाता है। तो ये हमने बात की कार-टी सेल थेरेपी के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो नार्डेको है ये फॉर्म हुआ था नार्डेको फाइनेंस कमेटी के रूप में टू इनेबल रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए कि वे इजी एक्सेस कर सके फंड बेस्ड और मेरिट बेस्ड और वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा जो नार्डेको फाइनेंस कमेटी है वह एक तरीके से फॉर्म की गई थी टू हेल्प द इंडस्ट्री एंड डेवलपर्स के लिए टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि नार्डेको है एक एपेक्स बॉडी है जो फॉर्म हुई थी अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि नार्डेको फॉर्म हुआ था नार्डेको फाइनेंस कमेटी के रूप में टू इनेबल रियल एस्टेट डेवलपर्स और उनके साथ जो फंड उनको इजी एक्सेस हो सके उनकी मेरिट्स और वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स के अनुसार, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो नार्डेको फाइनेंस कमेटी है ये फॉर्म हुई थी टू हेल्प इंडस्ट्री एंड डेवलपर्स के लिए कि वह इन्फ्यूज कर सके लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि नार्डेको एक एपेक्स बॉडी है, ये अंडर द एजिस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत बनी है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत ये आती है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी जो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है यानी कि नार्डेको ने अभी फॉर्म की है नार्डेको फाइनेंस कमेटी को टू इनेबल रियल एस्टेट डेवलपर्स कि वह इजी एक्सेस कर सकें फंड्स का बेस्ड ऑन मेरिट्स और वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स के अनुसार। इसके अलावा नार्डेको की अगर हम बात करें तो ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि फॉर्म की गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो न्यूली फॉर्म्ड कमेटी है जो कि नार्डेको फाइनेंस कमेटी के रूप में है, ये फोकस करेगी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए जो कि फुलफिल करेगी जो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन की। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइकिल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसको करने के लिए ये कमेटी फॉर्म की गई है। इसके अलावा जो एनएफसी है ये फॉर्म की गई टू हेल्प द इंडस्ट्री और जो डेवलपर्स हैं उसमें जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज करेगी इनटू द सिस्टम और इसके साथ ही साथ ये हेल्प करेगी कंज्यूमर्स की टू रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स में। इसके अंतर्गत जो फाइनेंस की कमी से इनका जो प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा, जिसके कारण से जो कंज्यूमर्स होंगे उनको आसानी से जो वो बुक कराएंगे, जो फ्लैट्स या जो प्रॉपर्टी वो बुक कराएंगे तो उनको वो आसानी से इसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जो नार्डेको है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत एक एपेक्स बॉडी है। तो ये हमने बात की नार्डेको के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये एक तरीके से म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। ये डिज़ाइन किया गया है टू पूल स्मॉल सम्स ऑफ मनी के लिए
जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इन दी एसेट्स में। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड में, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर्स में वो कर सकते हैं 10 लैक्स। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये रेगुलेटेड किया जा रहा है अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत, साथ ही साथ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड्स की तरह, जो कि डिज़ाइन किया गया है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल सम्स ऑफ मनी को इसके अंतर्गत पूल के माध्यम से इसमें इन्वेस्ट कर सकें किसी भी एसेट्स के लिए। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आईपीओ के लिए वो 10 लैक्स है, तो ये भी करेक्ट है। इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये रेगुलेटेड किया जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट के द्वारा नहीं बल्कि सेबी के एक रेगुलेशन है 2014 का, उसके अंतर्गत इसको रेगुलेट किया जा रहा है। साथ ही साथ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत इसको रेगुलेट किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वह 1 और 2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं या ब्रॉड बेस्ड जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उनको मोनेटाइज करने के लिए उन एसेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसको इंक्रीज करने का रूट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का रूट को अपनाया है उसको इंक्रीज करने के लिए। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, तो एक तरीके से ये म्यूचुअल फंड की तरह होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें कई सारे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हों और उनकी जो सम्स ऑफ स्मॉल जो मनी है वो उसको पूल बनाकर एसेट्स के अंतर्गत उसको इन्वेस्ट किया जाए। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंतर्गत इनिशियल पब्लिक ऑफर्स के अंतर्गत वो है 10 लाख। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये सुटेबल है फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, इंस्टीट्यूशनल्स के लिए, साथ ही साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। इसके अलावा ये लिस्टेड होता है एक्सचेंज में जस्ट लाइक स्टॉक्स के अंतर्गत थ्रू आईपीओस में। इसके अलावा ये इसकी अभी जो मार्केट है अभी ज़्यादा मैच्योर नहीं है। अभी देखा जाए तो लगभग 10 जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं वो अभी तक लिस्टेड हैं। इसके अलावा 10 अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जिसमें से केवल 2 ही अभी लिस्टेड हैं। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है जो लिस्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड और इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के रूप में। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये रेगुलेट किया जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 के द्वारा। तो इसका जो रेगुलेशन है वह सेबी के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो म्यूचुअल फंड की तरह ये इसके जो ट्रस्टी होते हैं स्पॉन्सर्स होते हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है। ट्रस्टी की अगर हम बात करें तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह इंस्पेक्ट करे जो परफॉर्मेंस को ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, साथ ही साथ जो स्पॉन्सर्स हैं वह प्रमोट करते हैं कंपनी को कि वह सेटअप कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को। जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होते हैं वह इंटरेस्ट करते हैं कि वह जो एसेट्स हैं उसको सुपरवाइज किया जाता है इनके द्वारा, साथ ही साथ जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको इनके द्वारा इंटरेस्टेड किया जाता है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वे रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए। तो ये हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बासमती राइस से संबंधित है जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि बासमती को एक तरीके से माउथ फील एरोमा, जो कि अपनी जो ग्रेन होता है इसके काफ़ी बड़ी लेंथ के रूप में इसको जाना जाता है जब ये कुक किए जाते हैं, साथ ही साथ इसके टेस्ट के लिए ये जाना जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि 75% ऑफ द बासमती का जो राइस का जो एक्सपोर्ट है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज में होता है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो लोमी सॉइल है वह बेनिफिशियल होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बासमती राइस के लिए। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि बासमती इस तरीके का राइस होता है जब इसको हम पकाते हैं, साथ ही साथ इसको जब टेस्ट करते हैं तो ये अपने चखने और इसमें माउथ फील और सुगंध और साथ ही साथ इसके जो ग्रेन का साइज होता है, जो चावल का जो दाना होता है उसका साइज काफ़ी लंबा होता है, तो उसके लिए ये जाना जाता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो 75% ऑफ एक्सपोर्ट जो बासमती राइस का होता है वो वेस्ट एशियन कंट्री में होता है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो लोमी सॉइल है वो इसके लिए बेनिफिशियल होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बासमती राइस, तो ये भी करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी 5 न्यू वेराइटीज ऑफ सीड्स ऑफ बासमती राइस को भी लॉन्च किया गया। ये डेवलप किए गए हैं ग्रुप ऑफ इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि लेकर आएंगे एक तरीके का रिवोल्यूशनरी चेंज इन वे ऑफ बासमती राइस के कल्टीवेशन इन कंट्री में। इसके अलावा अगर इनके हाइलाइट्स की हम बात करें तो जो 5 में से जो 3 वेराइटीज़ हैं ये रजिस्ट कर सकती हैं 2 कॉमन डिसीज ऑफ जो पैडी की होती हैं, जो चावल की होती हैं। एक होती है 1 बैक्टीरियल और एक 1 फंगल। और अगर हम 2 अन्य वेराइटीज़ की बात करें तो ये सेव करेंगी 35% ऑफ द वाटर विद द मेथड ऑफ डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस के द्वारा, जिसके अंतर्गत इसके सीड्स को डायरेक्ट बोया जाता है और वह उसके अंतर्गत रेज होता है। इसके अलावा जो इसमें 2 सीड्स जो रेजिस्टेंस है हर्बिसाइड्स के लिए भी, जिससे जो किसान होंगे वो जो बीड्स के जो अटैक होता है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकेंगे। अगर हम बात करें बासमती राइस प्रोडक्शन के बारे में तो इंडिया बासमती राइस के लिए जाना जाता है। ये 7 स्टेट्स में इसको लगभग बोया जाता है, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में। साथ ही साथ भारत में इसको जीआई टैग भी दिया गया है। अगर हम बात करें तो बासमती अपने एक, अगर हम उसको चखें और उसको अगर पकाएं तो वो अपने एक माउथ फील और एक अपने सुगंध के लिए वह जाना जाता है। साथ ही साथ इसका जो दाना होता है वह काफ़ी लंबा होता है। विदेशों में इसकी काफ़ी मांग है और इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिससे हम लगभग 30,000 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज हर साल इसके द्वारा करते हैं। अगर हम बात करें तो 75% जो एक्सपोर्ट है बासमती राइस का वो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में होता है। साथ ही साथ अभी यूरोपियन कंट्री अभी जो वहाँ पर हर्डल्स फेस करना पड़ा, क्योंकि जो पेस्टिसाइड जो रेसिड्यू लेवल था भारत में राइस के अंतर्गत, बासमती राइस के अंतर्गत, वो बढ़ा हुआ देखा गया। तो इसके कारण से कई हर्डल्स यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट बासमती राइस को एक्सपोर्ट करने में आए। इसके अलावा अगर हम राइस की अगर बात कर लें तो इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है वो 22 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही साथ इसमें हाई ह्यूमिडिटी की भी ज़रूरत होती है। रेनफॉल की अगर बात कर लें तो अराउंड 150 से 300 सेंटीमीटर तक इसको रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है। इसके अगर सॉइल टाइप की बात करें, किस तरीके की सॉइल में ये उगता है, तो डीप क्ले ले और लोमी सॉइल जो होती है उसके अंतर्गत ये बोया जाता है। अगर हम इंडिया के अंतर्गत हम बात करें टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में तो वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश ये मोस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश और बिहार का स्थान आता है। तो यह हमने बात की बासमती राइस के बारे में। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।